गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस या फिर नेटवर्क थ्योरी वाला सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको एकदम बेसिक से सीखेंगे, एकदम बिल्कुल ही बेसिक पे जाके सीखेंगे कि जैसे मतलब वो कुछ भी नहीं पता वैसे समझाएंगे स्टार्टिंग में, और फिर बाद में हम हायर लेवल पे चलेंगे। शुरुआत की वीडियोस बहुत बेसिक होने वाली है, इनमें आपके बेस को अच्छा किया जाएगा, उसके बाद थ्योरम्स वगैरह पढ़ाई जाएंगी ताकि आप अच्छे से सब कुछ अप्लाई कर सकें। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। सो एक बात को याद रखिए, हमारी नेटवर्क थ्योरी बस 5 चीज़ों पर चलती है: चार्ज पर, करंट पर, वोल्टेज पर, पावर पर और एनर्जी पर। चार्ज की वजह से ही करंट एंड वोल्टेज आते हैं, और करंट एंड वोल्टेज की वजह से पावर और एनर्जी आती है। ठीक है, तो चार्ज की वजह से कैसे आ रहे हैं करंट और वोल्टेज, ये समझते हैं। सबसे पहली बात, चार्ज क्या है? चार्ज बहुत ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन पे आपने पढ़ा होगा कितना चार्ज होता है, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब चार्ज की वजह से करंट और वोल्टेज कैसे आता है? देखो, अगर चार्ज फ्लो करता है, आपने सुना होगा फ्लो ऑफ चार्ज, तो इस चार्ज के फ्लो की वजह से हमारा करंट बन रहा है। और वोल्टेज आती है सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से। अगर हम चार्ज को सेपरेट करें तो उसकी वजह से वोल्टेज आती है। तो अब आपको समझ में आया कि जो 5 चीज़ें हैं, ये पांचों आपस में ही रिलेटेड है। चार्ज ही सबसे बड़ा है, मतलब माई बाप है सभी का। इसी से करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी सब आ रहा है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा वोल्टेज का। वोल्टेज का एक फॉर्मूला होता है dW/dt। इसकी यूनिट वोल्ट भी हो सकती है और जूल पर कूलम भी हो सकती है। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। और एक भ्रम से बहुत बड़ा भ्रम होता है, देखिए, कर I इज इक्वल टू dQ/dt। तो एक मैं भ्रम बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए, V इज इक्वल, एक सेकेंड, V इज इक्वल टू dW/dQ बताया एक, और एक फार्मूला मैंने बताया I इज इक्वल टू dQ/dt। यही फार्मूलाज हैं जो हर जगह वैलिड हैं। अगर आप इसको लिख देंगे V इज इक्वल टू W/Q या फिर I इज इक्वल टू Q/T, याद रखिएगा ये फार्मूला आपको कहीं ना कहीं पे धोखा जरूर देगा। याद रखिए इस बात को। जैसे मैं आपको इस फॉर्मूले से धोखे का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने ये एक ग्राफ बनाया टाइम वर्सेस चार्ज का, ये ठीक है। इसके अंदर मैंने लिख दिया कि चलो 10 चार्ज फ्लो कर रहा है, 10 यूनिट मान लीजिए आप, 10 कूलम बना, 10 कूलम मान लीजिए, 0 से लेकर 10 सेकेंड तक फ्लो किया। तो अब आपसे पूछा करंट कितना फ्लो हुआ। अब अगर आपने ये वाला फार्मूला लगा दिया I इज इक्वल टू Q/T वाला, तो आप क्या लिखेंगे कि करंट होगा मेरे पास चार्ज अपॉन टाइम। तो मेरे पे चार्ज दे रखा है 10, टाइम दे रखा है 10, और तो आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर। गलत है ये आंसर। ये क्यों गलत है? क्योंकि रियल फार्मूला होता है I इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ एट t=0 पर चार्ज 10 था, ठीक है। t=10 पर भी चार्ज कितना रहा? 10 ही रहा। बीच में भी देखो चेंज नहीं हुआ, तो चार्ज का चेंज कितना आया? 0 आया। टाइम का चेंज 10 आया। समझ रहे हैं? 10 - 10 0 होता, तो हमारा करंट इन रियलिटी 0 एम्पियर आया। बट अगर आप फॉर्मूला आपने ये वाला लगा दिया जो अंक में धोखा देता है, तो आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए याद रखिए, ये सही है, ये गलत है। चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम, ये बात आप याद रखिएगा। अब आगे हम समझते हैं कि हमारे पास इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अगर कहीं डिफरेंशिएशन दे रखा है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन t, तो डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप की बात हो रही है, स्लोप ऑफ f वर्सेस t कर्व। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ t की बात करते हैं, तो वो हमारा एरिया अंडर कर्व बताता है। डिफरेंशिएशन हमें स्लोप बताता है,
एंड इंटीग्रेशन हमें एरिया अंडर कर्व बताता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला बेसिक चीज़ हमारे पास आ जाएगी पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर आपको याद होगा वोल्टेज इंटू करंट से लिखा रहता है पावर के बारे में। सो P इज़ इक्वल टू VI। बट एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारे पास आ गया इंस्टेंटेनियस पावर, जैसे आपसे पूछ लिया कि 5 सेकंड पे पावर बताओ, जैसे आपसे पूछा कि पावर बताओ मेरे को 5 सेकंड के अंदर कितनी पावर है मेरे पास, अगर मैंने उसको लिख दिया V इंटू आई, गलत। क्यों गलत हो गया मैं अभी बताता हूँ आपको। क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए हमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए। यानी कि इसको ऐसे नहीं लिखना था मेरे को लिखना था पावर एट एनी टाइम 5 सेकेंड इज इक्वल टू वोल्टेज एट 5 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय करंट एट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड यानी 5th सेकेंड, नॉट 5 सेकेंड्स में 5वें सेकेंड, समझे। तो हमें उससे इंस्टेंटेनियस पावर पता चलेगी, यानी जनरलाइज वे में लिखे तो किसी टाइम t पे पावर होगी, उस टाइम पर क्या वोल्टेज है और उस टाइम पर क्या करंट है, उससे मल्टीप्लाई करें। ये कुछ बहुत बेसिक बातें हैं जो याद रखें तो सही रहेगा, वरना आपके न्यूमेरिकल्स इन छोटी छोटी बातों से बड़े हो जाते हैं। इसीलिए ये बेसिक्स चलते हैं और मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। सो पहला फॉर्मूला पावर का वोल्टेज इंटू करंट, और इंस्टेंटेनियस पावर एट एनी टाइम टी इज़ वोल्टेज एट एनी टाइम टी मल्टीप्लाई बाय करंट एट एनी टाइम टी। सेम पावर को हम dw/dt से भी लिखते हैं, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो करने की 3 कंडीशंस होती है, 3 की 3 सेटिस्फाई करनी चाहिए। करंट कब फ्लो हो सकता है वायर्स में? तब फ्लो हो सकता है जब आपको एट लीस्ट एक इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड होना चाहिए, और वहाँ पर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 क्लोज्ड पाथ, एक क्लोज पाथ जरूर होना चाहिए, और एक रिटर्न पाथ भी होना चाहिए करंट के लिए। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, रिटर्न पाथ। कई जगह आपको ऐसा मिलेगा, मैं आपको आगे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा एक जगह पर जहाँ पर पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, दूसरी भी फॉलो हो रही है, एक क्लोज पाथ है, बट वहाँ रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा आपको, जिसकी वजह से वहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा कि तीनों कंडीशंस वैलिड होंगी तभी करंट का फ्लो होगा, अगर एक भी नहीं हो तो करंट वहाँ पे नहीं जाएगा। तो एक आखिरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने चाहता हूँ कि डिलीवरिंग पावर और एब्जॉर्बिंग पावर क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, नॉट ओनली रजिस्टर बट कोई भी एलिमेंट, मतलब रजिस्टर भी, कोई भी एलिमेंट मेरे पास आ जाए। ये नहीं बोलने क्या बोला आपने, कोई भी एलिमेंट लो, मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया, किसी एलिमेंट को ऐसे लिख दिया, कोई भी एलिमेंट है x, ठीक है, वायर से कनेक्टेड है, अंडरस्टैंड। एक टर्मिनल पॉजिटिव से होगा, एक टर्मिनल नेगेटिव से होगा। तो कोई भी मान लीजिए, चलो ऊपर वाला मैंने पॉजिटिव माना, नीचे वाला नेगेटिव माना टर्मिनल, ठीक है। तो अगर हमने इसमें करंट देखना है, करंट की डायरेक्शन, अगर मान लीजिए करंट पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ नीचे को जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है ये, समझे आप। तो इसको हम एब्जॉर्बिंग पावर कहेंगे। आई थिंक एक बार मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको कि अगर कोई एलिमेंट है x, उसके टर्मिनल ऊपर वाला पॉजिटिव दे रखा है, नीचे वाला नेगेटिव है, और करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो कि यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एब्जॉर्बिंग पावर बोलेंगे, एब्जॉर्बिंग पावर। तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी इसकी VI, कैसी आएगी, एब्जॉर्बिंग, ठीक है। अब लिखते हैं दूसरे टाइप की पावर आती है डिलीवरिंग पावर। डिलीवरिंग पावर मान लो x का y कंसिडर कर लेते हैं दूसरा एलिमेंट, ठीक है, y कंसिडर किया मैंने, ऊपर प्लस नीचे माइनस का पोलैरिटीज डिसाइड कर दी यहाँ पे। सो अगर मेरी करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ऊपर की साइड एरो बनाया है मैंने, I of t दिख रहा होगा आपको। अगर ऊपर की साइड पे जा रहा है करंट,
तो इसको हम बोलेंगे डिलीवरिंग पावर। क्या बोलेंगे इसको हम? डिलीवरिंग पावर। यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी? VI डिलीवर। ये कंसेप्ट बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, डिलीवरिंग एंड एब्जॉर्बिंग पावर। अब एक इसमें खास बात बताता हूँ आपको मैं। जैसे एब्जॉर्बिंग पावर है ना, इसको हम डिलीवरिंग पावर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? खुद सोचिए। अगर मैं करंट की डायरेक्शन जैसे ये दे रखी है, इसको मैं उल्टी कर दूँ, क्या ये एब्जॉर्बिंग पावर बन गई? हाँ बन गई। चलो करंट की डायरेक्शन आप उल्टी नहीं कर रहे, अगर मैं पोलैरिटी इंटरचेंज कर दूँ, या नेगेटिव कर दूँ या पॉजिटिव कर दूँ, तो डिलीवरिंग वाली एब्जॉर्बिंग बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसको मैंने लिखा है P = VI इस केस में एब्जॉर्बिंग का, इसको अगर मैंने डिलीवरिंग के केस में लिखना है कि डिलीवर्ड पावर क्या होगी, तो बस पावर के आगे नेगेटिव साइन लगा दो, -V, ख़त्म। सेम विद डिलीवर्ड। अगर VI मेरी डिलीवर्ड पावर है, इसको एब्जॉर्बिंग में लिखने के लिए मैं -VI एब्जॉर्बिंग का लिख दूँगा, बस ख़त्म। तो एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर में नेगेटिव साइन का अंतर आएगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि वोल्टेज नेगेटिव है तो एब्जॉर्बिंग पावर होगी, या वोल्टेज नेगेटिव है डिलीवरिंग पावर, ऐसा कुछ याद नहीं रखना। ये सब कंसेप्ट गलत है। बस करंट और पोलैरिटीज़ का साइन चेक करके आप आराम से निकालिए एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग पावर। इसके ऊपर आगे बहुत न्यूमेरिकल्स कराए हैं मैंने, पावर फाइंड करने का। देखिए डिलीवरिंग पावर निकालो और एब्जॉर्बिंग पावर निकालो, तो वो करेंगे हम, तो वो चीज़ आपको तब अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो अगर आपसे कभी एक्चुअल पावर पूछी जाए कि एक्चुअल पावर क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया एक्चुअल पावर, तो जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पावर आएगी उसको हम एक्चुअल पावर कहेंगे, ठीक है। जो पावर की पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है उसको हम कहेंगे एक्चुअल पावर। और एक और बात बहुत काम आएगी न्यूमेरिकल्स में, कि जो पावर है कौन सी, टोटल डिलीवर्ड पावर, वो हमेशा बराबर होगी टोटल एब्जॉर्बिंग पावर। डिलीवरिंग पावर इज ऑलवेज इक्वल टू एब्जॉर्बिंग पावर। कैसे? ये बोल दिया आपने, ऐसे थोड़ा ना बात बनती, कैसे होगी, क्यों होगी? तो इसके लिए देखिए, हमारे पास R होता है, एक रजिस्टर होता है। रजिस्टर का मेन काम है करंट को अपोज करना, हीट की फॉर्म में हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देता, और हीट की फॉर्म में आपको पता है हीट अप हो जाता है रजिस्टर, ठीक है। तो ये करता क्या है? ये पावर को एब्जॉर्ब करता है और इसको हीट की फॉर्म में डिसिपेट करता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। सिंपल भाषा में रजिस्टर जो है वो आपकी एनर्जी को खाता है। जैसे वोल्टेज सोर्स है, वो सर्किट को एनर्जी देता है, बेचारा देने वाला आदमी है कि लो भाई एनर्जी लेना है। पर रजिस्टर ये लेना ही जानता है, ये देना वेना जानता ही नहीं, ये लेता है, इट ऑलवेज डिसिपेट एनर्जी, ठीक है। तो जितनी एनर्जी जैसे वोल्टेज सोर्स ने मान लो डिलीवर करी, कोई एक सर्किट लगाया, उस सर्किट में मान लो रजिस्टर लगाया और वोल्टेज सोर्स लगाया, तो वोल्टेज सोर्स पावर डिलीवर करेगा। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज वोल्टेज सोर्स डिलीवर ही करता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो वोल्टेज सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है, तो रजिस्टर उसको एब्जॉर्ब करेगा और दोनों वैल्यूज हमेशा सेम आएंगी। याद रखिए ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे कई बार जो है वो डायरेक्शंस में हम फंस जाते हैं। ये देखिए ये नोट्स हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अटैच कर दूँगा, टेंशन मत लीजिए इस नोट्स की। तो वो सबसे पहले आता है कि अगर हमें मान लो कि करंट डायरेक्शन या वोल्टेज पोलैरिटी कुछ भी नहीं दे रखी, तो हम अपनी मर्ज़ी से एज्यूम कर ले सकते हैं कि चलो मान लिया यहाँ पर इस साइड पे करंट डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर ली कि चलो करंट डायरेक्शन इस साइड है। या अगर आपने करंट डायरेक्शन को एज्यूम नहीं करना तो आप वोल्टेज पोलैरिटी को भी एज्यूम कर सकते हो, पर कंडीशन क्या बोली? अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अगर आपको मेंशन कर दी कि करंट की ये डायरेक्शन है तो फिर तो आप वही लोगे। बट अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आप अपनी मर्जी सिलेक्ट कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, किसी
पूरे सर्किट के लिए जो टोटल डिलीवर्ड पावर होती है वो एब्जॉर्ब्ड पावर के बराबर होती है और वही कंज्यूम्ड पावर के बराबर होती है। कहने का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइंड द पी टोटल एब्जॉर्ब्ड पावर ऑफ होल सर्किट, तो कई बार हो सकता है आप टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड निकालने आपको दिक्कत आ रही है। मान लिया लेट आप डिलीवर्ड पावर लिखोगे ना, वो भी एब्जॉर्ब्ड के बराबर ही होगी, वो आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? और जो डिसिपेटेड पावर होती है, डिसिपेटेड पावर मतलब जो रेजिस्टर खा रहा है इसको डिसिपेटेड पावर कहते हैं। अब इंडक्टर और कैपेसिटर तो पावर खाता नहीं है। बाकी इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में बेसिक से जानेंगे, बहुत बेसिक से ट्रांजिएंट एनालिसिस नाम का चैप्टर आएगा, उसमें सबसे पहले आपको मैं कैपेसिटर और इंडक्टर के बेसिक से पढ़ाऊँगा, अलग अलग 2 लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तो मैं उसमें आपको पूरा पता चलेगा, सारी बातों का मैं आपको आराम से बता दूँ। ठीक है, अब आगे हमारे पास एक ओहम ला, केवीएल, केसीएल आता है, उसके बाद हम सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो इन सब को हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। आज का लेक्चर मुझे लग रहा है ज़्यादा ही बड़ा हो गया, 16 मिनट का हो चुका है अभी। तो फिर अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ओहम लॉ के बारे में बात करेंगे। मतलब आपने वीआई कर्व पढ़ा होगा, बट आगे ज़्यादातर आईवी कर्व यूज़ होने वाला है। स्लोप्स के बारे में, मैक्स मिनिमम कंडीशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि केवीएल केसीएल कैसे अप्लाई होता है, वो बताऊंगा आपको मैं। और उसके बाद हम सोर्सेज पे आ जाएंगे। हमारे ये सोर्सेज वाला टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़रूरी बेसिक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन सब के बारे में बात करते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ जो आज पढ़ाया वो समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी ही मैं नोट्स का एक ड्राइव लिंक डाल दूँगा, जिसमें आप जो है वो नोट्स को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।